नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर पे। देखिए दोस्तों, मैं राजस्थान की ज्योग्राफी लेके आया हूँ आपके लिए। आज के दौर की अगर हम बात करें तो सारी के सारी जो अपनी क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासों की अगर हम बात करें तो पूरी क्लासें अपनी ऑफ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी और इसके अदरवाइज इंडिया लेवल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और लाइब्रेरियन साइंस सब्जेक्ट जो अपना है उसकी भी मैं क्लासें आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो आज का जो अपना राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बच्चों के मांग के अनुसार पे ही राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ यानी कि राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियां हर एक राजस्थान की जो वैकेंसीज है, कंपटीशन एग्जाम जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो बात करते हैं अपने राजस्थान की नदियों के संदर्भ में। तो सबसे पहला जो प्रश्न अपना पूछा जाता है राजस्थान की नदियों में वो ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने प्रकार की नदियां बहती है। तो सबसे पहला प्रश्न अपना बनता है राजस्थान में नदियों के प्रकार। राजस्थान में नदियों के प्रकार। तो राजस्थान में नदियां जो बहती है वो राजस्थान में अपनी नदियां बहती हैं, 3 प्रकार की नदियां बहती है। यानी कि राजस्थान में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितने प्रकार की नदियां बहती है या कितने प्रवाह की नदियां बहती है, तो आपको आंसर देना है राजस्थान में 3 प्रवाह की नदियां बहती है। देखिए, सबसे पहला जो अपना प्रवाह आता है वो आता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। यानी कि राजस्थान की नदियों में सबसे पहली जो नदियों का प्रकार आता है, प्रवाह जो पूछा जाता है वो अपना आता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। और 2 नंबर पे जो अपना आता है वो आता है अपना अरब सागरीय नदियां। पहला प्रकार आता है अपना आंतरिक प्रवाह की नदियां, दूसरा जो आता है अपना वो आता है अरब सागरीय नदियां, और तीसरा जो आता है वो आता है अपना बंगाल की खाड़ी की नदियां। अरब सागरीय नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां, 3 प्रकार की नदियां अपने राजस्थान में बहती है। अब देखिए, अपनी जो क्लास है, लाइव क्लास चल रही है, इसमें आपसे किस किस प्रकार के अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे सबसे पहले हम प्रश्नों का देखते हैं कि ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न लिखता हूं, उसका आंसर आप लोगों को देना है। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। यानी कि आपको इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। सबसे पहली नदी जो लिखता हूं मैं वो नदी आती है अपनी रूपारेल। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी काकनी। तीसरी जो आती है वो आती है आपकी जोजड़ी, और चौथी जो आती है वो आती है अपनी रूपनगढ़ नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये प्रश्न है आपका, और ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही आंसर बताना है। पहली नदी है आपकी रूपारेल नदी, दूसरी आपकी काकनी नदी, तीसरी आपकी जोजड़ी नदी और चौथी आपकी रूपनगढ़ नदी। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से अपनी आंतरिक प्रवाह की नदी जो नहीं है वो नदी आपको कमेंट बॉक्स में हमें सही आंसर इसका बताना है।
ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने प्रकार की नदियां बहती है, तो आपको बताना है राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां बहती है, जिसमें पहला जो प्रकार अपना आता है वो आता है आंतरिक प्रवाह की नदियां, दूसरा जो आता है अपना अरब सागरीय नदियां, और तीसरा जो आता है आपका बंगाल की खाड़ी की नदियां। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो अपनी तीनों प्रकार की नदियां बहती है, तीनों प्रकार की नदियां बहती हैं, उन तीनों प्रकार की नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह में आती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागरीय में अंतर्गत आती है, और कौन सी नदियां जो है वो अपनी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आज की जो अपनी चर्चा रहेगी वो रहेगी आंतरिक प्रवाह की नदियों के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के ऊपर। उससे पहले इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 नंबर पे अपने शुरू करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियां होती है वो होती कौन सी है, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियों की आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी नदियां होती है, तो परिभाषा में देखेंगे वे नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से बाहर होता है। वे नदियां जिनका उद्गम राजस्थान या राजस्थान से बाहर होता है, लेकिन विलुप्त राजस्थान में ही कहीं होती है। तो वो सारी की सारी नदियां अपनी कौन सी प्रवाह की नदियों के अंतर्गत रखेंगे, तो आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत रखेंगे। वे नदियां जिनका उद्गम राजस्थान या राजस्थान से बाहर होता है, लेकिन वे नदियां विलुप्त अपने राजस्थान में ही होती है, वो अपनी कौन सी प्रवाह की नदियां आती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां आती है। तो देखिए आज अपने सबसे पहले चर्चा करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत। आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत अपनी जो चर्चा रहेगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपनी कौन कौन सी नदियां हैं राजस्थान की जो अपने आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। तो यहां से याद रखना, यानी कि आंतरिक प्रवाह की कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की कौन सी है, अरब सागरीय नदियां कौन सी है, तो इन सभी नदियों को अलग अलग याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देता हूं, ताकि उससे आपको आंतरिक प्रवाह की नदियां जो है अपनी याद रखने में आसानी हो जाए। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों का एक छोटा सा अपना मंत्र बन जाता है, ताकि पढ़ने में याद रखने में क्या हो, अपनी थोड़ी सी आसानी हो। तो देखिए अपना मंत्र क्या बनता है, काका सा मैं रूपराम के घर जा रही हूं। काका सा मैं रूपराम के घर जा रही हूं, यानी कि ये लाइन अपनी छोटी सी, इससे अपनी पूरी की पूरी आंतरिक प्रवाह की नदियां बाहर आ जाएगी। काका सा मैं रूपराम के घर जा रही हूं, इस लाइन को अगर अपने 3 बार बोलेंगे तो आराम से अपने माइंड में सेट हो जाएगी, और अपने कोई भी कंपटीशन में से यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बनाते हैं इनसे नदियां। सबसे पहले देखिए इस का से बनाते हैं, तो पहले का से बन जाएगी अपनी कांतली नदी, इस दूसरे का से बन जाएगी आपकी काकनी नदी। पहले का से बन जाएगी आपकी कांतली नदी, दूसरे का से बन जाएगी आपकी काकनी नदी, सा से बन जाएगी आपकी साबी नदी, में से बन जाएगी आपकी मेंथा नदी, रूप से बन जाएगी आपकी रूपनगढ़ नदी, और इसी रूप से दोस्तों अपनी दूसरी जो बनती है वो बनती है अपनी रूपारेल नदी।
ठीक है। के से बन जाएगी अपनी कुकुंद नदी। के से कौन सी बन जाएगी अपनी कुकुंद नदी, और घर से कौन सी बन जाएगी अपनी घग्गर नदी बन जाएगी। यानी कि इन शब्दों से अपनी नदियां बनेंगी। सबसे पहले एक बार रिवाइज कीजिए। का से बन जाएगी अपनी कांतली नदी, इस का से बन जाएगी अपनी कांकनी नदी, सा से बन जाएगी अपनी साबी नदी, में से बन जाएगी अपनी मेंथा नदी, रूप से बन जाएगी अपनी रूपनगढ़ नदी, और इस रूप से सेकंड दूसरी बन जाएगी अपनी रूपारेल नदी, के से बन जाएगी अपनी कुकुंद नदी, और घर से बन जाएगी अपनी घग्गर नदी। तो काका सा मैं रूपराम के घर जा रही हूं, इस लाइन से जो अपने राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां बहती है वो इस लाइन से लगभग बाहर आ जाती है। तो आपका जो मैंने अभी कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर पूछा था, तो उस प्रश्न का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है, वे नदियां जिनका उद्गम राजस्थान या राजस्थान से बाहर होता है लेकिन विलुप्त अपने काम पे होती है। तो राजस्थान में ही कोई स्थान पे, कोई झील में कहीं पे विलुप्त होगी, राजस्थान से बाहर उसका पानी बहुत ही कम मात्रा में जाता है। तो वो सारी सारी नदियां अपने किसके अंतर्गत रखेंगे, आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। अब इन सभी नदियों को पढ़ते हैं डिटेल से कि कहां से ये निकलती है, कहां से इनका उद्गम होता है, कहां तक जाती है, कौन कौन सी झील बांध कौन सा इसके ऊपर बने हुए हैं। सबसे पहले एक नंबर पे लेके चलते हैं अपनी कांतली नदी को। यानी कि अपनी जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, क्या इसकी विशेषता है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, कौन कौन से स्थल इसके किनारे पे स्थित है। तो ये सारे के सारे प्रश्न अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है अपनी कांतली नदी के उद्गम के बारे में। उद्गम यानी कि कांतली नदी जो अपनी है वो निकलती कहां से है। उद्गम के बारे में बात करें तो कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अपना सीकर जिले के नीमखा थाना तहसील के खंडेला गांव की पहाड़ियों से। यानी कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के खंडेला गांव की पहाड़ियों से होता है। देखिए दोस्तों, नाम आया अपना खंडेला। तो ये जो अपना खंडेला है, पहला जो खंडेला है नीमका थाना तहसील के खंडेला गांव से इसका उद्गम होता है। तो मैंने खंडेला गांव की विशेषता आप लोगों को बता दी है कि कांतली नदी का जो अपना उद्गम होता है वो सीकर जिले के खंडेला गांव से होता है। लेकिन ये जो दूसरा यहाँ से प्रश्न अपना बनता है कि राजस्थान में खंडेला अपना किस लिए फेमस माना जाता है। राजस्थान में खंडेला अपना किस लिए फेमस माना जाता है, तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जिसको नहीं पता है मैं बताता हूं कि खंडेला अपना राजस्थान में और क्यों फेमस माना जाता है। अपने घरों में माता बहनें चुनरी ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, और ओढ़नी की क्या लगाई जाती है, किनारी लगाई जाती है, और उस किनारी को यानी कि चुनरी होती है उसकी किनारी लगाई जाती है, और उस किनारी को किस नाम से पुकारा जाता है, अपना गोटा। किस नाम से पुकारा जाता है, अपना गोटा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो अपना खंडेला गांव है ना, खंडेला गांव, यहां से लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, यानी कि ये क्या बन जाता है, अपना गोटे का प्रकार बन जाता है। यानी कि खंडेला गांव एक तो अपना कांतली नदी के उद्गम के लिए फेमस माना जाता है, दूसरा अपना खंडेला गांव किस लिए फेमस माना जाता है कि यहाँ का लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी
जो एक गोटा होता है चुनरी किनारी के काम में आता है। लप्पा लपी किरण बाकड़ी गोटा कहाँ का फेमस माना जाता है? अपना खंडेला गांव सीकर का माना जाता है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है खंडेला गांव सीकर जिले के अंदर है और यह लप्पा लपी किरण बाकड़ी जो गोटे का प्रकार है इसके लिए ये फेमस माना जाता है। ठीक है, और दूसरे अपनी क्या विशेषता बनती है इसकी कि सीकर जिले की नीमखा थाना तहसील के खंडेला गांव से कांतली नदी का क्या होता है? अपना उद्गम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही खंडेला गांव की पहाड़ियों से ये चलती है तो सीकर जिले में जैसे ये बाहर निकलती है तो इसके किनारे एक सभ्यता आती है सीकर जिले में, जिस सभ्यता का नाम है अपना गणेश्वर सभ्यता। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है, तो आपको आंसर बताना है गणेश्वर सभ्यता अपने सीकर जिले में है। उसके बाद में अपना प्रश्न पूछा जाता है गणेश्वर सभ्यता से कि राजस्थान की जो गणेश्वर सभ्यता है इस गणेश्वर सभ्यता को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को अपना पुकारा जाता है राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, यानी कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आपकी सभ्यता बन जाएगी गणेश्वर सभ्यता बन जाएगी। अब देखिए राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इस सभ्यता की खुदाई की गई थी, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गणेश्वर सभ्यता से खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीजें या वस्तुएं मिली थी, तो यहां से मिले थी दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, यानी कि यहां से मिली थी दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, जिनमें आ जाता है अपना थाली, चम्मच और क्या मिला था? यहां से गिलास मिला था। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से थाली, चम्मच व गिलास के प्रमाण मिलते हैं? तो आपकी सभ्यता बन जाएगी गणेश्वर सभ्यता, जिसको राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है। और वो कौन सी नदी के किनारे है? तो अपनी कांतली नदी के किनारे स्थित मानी जाती है, जो खंडेला गांव की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। उसके अदरवाइज आपसे और प्रश्न पूछे यहाँ से कि इसके अदरवाइज और यहाँ से क्या मिला था? तो यहाँ से मिला था वानागर, यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से वानागर मिला था? अब देखिए वानागर सर होता क्या है? तो क्या होता है वानागर? अपना तीर होता है, यानी कि तीर होता है, और जो तीर का आगे का जो नुकीला भाग होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? अपना वानागर के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहाँ से वानागर के प्रमाण मिले थे, तो अपनी सभ्यता कौन सी बन जाती है? गणेश्वर सभ्यता बन जाती है, जिसको राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं, यानी कि गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के अंदर है और कांतली नदी के किनारे स्थित मानी जाती है। उसके बाद में ये प्रवेश करती है अपने झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में प्रवेश करती है? झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है। और ये झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? तो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है? तो झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली आपकी जो नदी है वो कौन सी बन जाएगी? कांतली बन जाएगी। अब देखिए आगे का जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का आपको आंसर देना है। प्रश्न लिख देता हूं मैं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजस्थान की कितनी नदियां हैं? राजस्थान की कितनी ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों को 2 भागों में बांटती
है। सारी नदियों में मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन आप इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान की कितनी ऐसी नदियां हैं, साथ में तो आपको बताना है कि कौन कौन सी नदी है जो राजस्थान के अलग अलग जिले को दो दो भागों में बांटती है, और कितने जिले हैं और कितनी नदियां हैं। तो ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान की कितनी ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों को दो भागों में बांटती है, ये प्रश्न आपका। कांतली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी गणेश्वर सभ्यता की, जो कांतले के किनारे थी, कौन से जिले में थी, सीकर में। अब अपनी बात आती है झुंझुनू जिले में। तो झुंझुनू जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता आती है जिसका नाम आ जाता है अपना सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ जाती है अपनी, सुनारी सभ्यता। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सुनारी सभ्यता कौन से जिले में है, तो जिला बन जाता है आपका झुंझुनू। और राजस्थान की सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी बन जाती है आपकी कांतली बन जाती है। अब देखिए, सुनारी सभ्यता का प्रश्न आपने क्लियर कर लिया। सुनारी सभ्यता अपनी कौन से जिले में है, तो झुंझुनू जिले में है। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में इसका, कि राजस्थान में सुनारी माता का मंदिर, सुनारी माता का मंदिर, यानी कि कल्चर में आपको ये बताऊंगा मैं आपको, राजस्थान में सुनारी माता का मंदिर, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सुनारी सभ्यता मैंने झुंझुनू में बताई है, कांतले के किनारे। अब आपको बताना है कि राजस्थान में सुनारी माता का मंदिर कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है, जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे अपना झुंझुनू जिला समाप्त हो जाता है, ऊपर अपना जिला आ जाता है चूरू। और ये नदी क्या होती है, चूरू व झुंझुनू, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी चूरू व झुंझुनू की सीमा पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, अपनी समाप्त हो जाती है। यानी कि चूरू जिले में यह नदी प्रवेश नहीं करती है। अक्सर यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कांतली नदी किन दो जिलों की सीमा पे जाके समाप्त होती है, तो आपको आंसर देना है चूरू व झुंझुनू की सीमा पे। और ज्यादातर बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि ये चूरू में भी जाती होगी, लेकिन ये चूरू में प्रवेश नहीं करती है। और झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में, झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और चूरू जिले में ये प्रवेश नहीं करती है। यहाँ से प्रश्न भी अपना अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं, राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। तो इसमें एक नाम आता है अपना चूरू का, दूसरा अपना नाम आता है बीकानेर का नाम आता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, चूरू व झुंझुनू की सीमा पे समाप्त होती है। और झुंझुनू जिले के कौन से गांव में ये विलुप्त होती है, तो झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में ये नदी विलुप्त होती है। ठीक है, अब बात आती है अपनी कि कांतली नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कांतली नदी का उपनाम। कांतली नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पुकारा जाता है अपना कांटली नदी के नाम से। कांतली का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है अपना, तो इसका दूसरा नाम बन जाता है अपना कांटली नदी, इसका दूसरा नाम बन जाता है। अब बात आती है इसकी लंबाई पे कि कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कांतली नदी की कुल लंबाई बन जाएगी आपकी 100 किलोमीटर। कितनी बन जाएगी, 100 किलोमीटर। अब देखिए आगे का प्रश्न अपना यहां से और क्या पूछ सकता है, आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के अनुसार आंतरिक प्रवाह के पूर्ण बहाव के अनुसार सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह के पूर्ण बहाव के अनुसार सबसे लंबी नदी तो दोस्तों कौन सी बन जाती है अपनी
कांतली नदी बन जाती है, जिसकी कुल लंबाई अपनी कितनी बनती है, 100 किलोमीटर बनती है। अब देखिए यहाँ से भी बच्चों के कमेंट आएंगे कि सर आंतरिक प्रवाह की पूर्ण नदी आपने बता दी कांतली नदी है लेकिन घग्गर है, तो वहाँ पे आपको क्या शब्द नहीं मिलेगा, पूर्ण बहाव नहीं मिलेगा, क्योंकि कांतली नदी राजस्थान से ही निकल रही है और राजस्थान में ही विलुप्त होती है। घग्गर अपनी राजस्थान से बाहर से निकल के आती है, विलुप्त अपने राजस्थान में वश्य होती है, तो उसको हम पूर्ण बहाव के अनुसार सबसे लंबी नदी नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। दोस्तों आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को अवश्य बताना। आंतरिक प्रवाह की आगे के नदियों में 2 नंबर नदी अपनी जो आती है वो आती है अपनी काकनी नदी। काकनी नदी यानी कि राजस्थान में जो अपनी काकनी नदी है वो कौन से जिले से निकलती है, कहाँ पे विलुप्त होती है, क्या इसका बहने का एरिया बनता है। तो सबसे पहले देखिए कांतली नदी निकलती कहाँ से है, कांतली नदी निकलती कहाँ से है, तो कांतली नदी निकलती है अपनी जैसलमेर जिले से। कौन से जिले से निकलती है, जैसलमेर जिले से निकलती है। और जैसलमेर जिले से निकलती कहाँ से है, तो अपना प्रॉपर जो स्थान बनता है वो बनता है कोटरी गांव की पहाड़ियाँ। जैसलमेर जिले की कोटरी गांव की पहाड़ियों से दोस्तों एक नदी निकलती है और नदी का अपना नाम क्या बन जाता है, तो नदी बन जाती है अपनी काकनी नदी बन जाती है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है काकनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है, जिला आपको बताना है जैसलमेर, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना आ जाता है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अपना जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है अपना 38,401 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताना है जैसलमेर के ऊपर, जैसलमेर के ऊपर आपको प्रश्न बताना है। प्रश्न सुनिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, प्रश्न आपको सुनना है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, छोटे जिले धौलपुर से, छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, इसका आंसर आपको लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है। जैसलमेर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जो छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, ठीक है, आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसलमेर जिले के कोटरी गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या बन जाता है, अपना काकनी नदी बन जाता है। देखो यहाँ से आगे चलते हैं, जैसे ही कांतली नदी कोटरी गांव की पहाड़ियों से आगे चलती है तो ये जैसलमेर जिले में बहती है और जैसलमेर जिले में एक झील का निर्माण करती है, जिसका नाम बन जाता है आपका बुझ झील। बुझ झील देखिए दोस्तों यहाँ से कि राजस्थान की बुझ झील का संबंध कौन सी नदी से है, तो नदी आपको बताना है काकनी नदी। और बुझ झील कौन से जिले में है, तो जिला बन जाता है आपका जैसलमेर बन जाता है। आप देखिए एक तो आती है अपनी बुझ झील आती है और दूसरा आता है अपना बुझ देवता। कौन से देवता आता है, भुज देवता। तो इस भुज देवता का जो संबंध है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये देवता जो है राजस्थान की जनजातियों में आपको मैं बता दूंगा कि भुज देवता का संबंध राजस्थान की कौन सी जनजाति से है, तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं कि राजस्थान में अनेकों जनजातियां निवास करती है, जिनमें से भुज देवता का जो संबंध है वो कौन सी जनजाति से है, और एक अपनी बन जाती है भुज झील। तो भुज झील का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, जैसलमेर से, और नदी अपनी बनती है काकनी बनती है, ठीक है। भुज झील को पानी की आपूर्ति करवाने के बाद आगे चलती है नदी और जैसलमेर से ही निकलती है और जैसलमेर जिले में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछेगा, इन गांवों के ऊपर ही पूछेगा, जिला आपका पूरा काकनी नदी के संदर्भ में एक बनता है। देखो काकनी नदी विलुप्त,
तो काकनी नदी विलुप्त कहां पे होती है? जैसलमेर जिले के मीठी खारी गांव में, यानी कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है, वहीं से निकलती है और जैसलमेर जिले के मीठी खारी गांव में क्या होती है? ये नदी विलुप्त होती है। प्रश्न देखो यहां से पूछा जाएगा कि राजस्थान की मीठी खारी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि राजस्थान की मीठी खारी नदी के नाम से, राजस्थान की मीठी खारी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए दोस्तों, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपसे पूछूंगा, तो आपकी जो स्टडी कैसी चल रही है उसके बारे में, अदर सब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना ध्यान और चलता रहता है साथ साथ में, तो उनके ऊपर आपका दिमाग बना रहेगा। तो देखो, मीठी खारी गांव में कौन सी नदी विलुप्त हो रही है? अपनी काकनी नदी हो रही है। वहीं से अपना मिलता जुलता प्रश्न मैंने आपको दे दिया, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मीठी खारी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अब बात आती है अपनी काकनी नदी की लंबाई के संदर्भ में, कि अपनी जो काकनी नदी है, इस काकनी नदी की लंबाई कितनी है? तो काकनी नदी की कुल लंबाई आती है अपनी 17 किलोमीटर, यानी कि काकनी नदी जो है, इस काकनी नदी की कुल लंबाई जो अपनी बनती है, काकनी नदी की कुल लंबाई अपनी बन जाएगी 17 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई बन जाएगी। अब बात बनती है अपनी कि काकनी नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? काकनी नदी के उपनाम, उपनाम में से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। काकनी नदी के उपनाम, कि काकनी नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? काकनी, काकणी, काकनीय और अपनी मसूरदी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि काकनी नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला बन जाता है काकनी, काकणी, काकनीय, मसूरदी। याद रखना है, 3 बार बोलेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगी। काकनी, काकणी, काकनीय, मसूरदी। पहली कौन सी है? काकनी, काकणी, काकनीय, मसूरदी। एक प्रश्न अपना और बन जाता है यहां से कि काकनी नदी को उद्गम स्थल पर, काकनी नदी को उद्गम स्थल पर, तो काकनी नदी को उसके उद्गम स्थल पर किस नाम से पुकारा जाता है? मसूरदी नदी के नाम से पुकारा जाता है। काकनी, काकणी, काकनीय, मसूरदी इसके उपनाम हो जाता है। और यहां से भी प्रश्न हमसे गहरा पूछ ले तो प्रश्न अपना ये बनता है कि काकनी नदी को उसके उद्गम स्थल पर किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको आंसर देना है, मसूरदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अब देखो आगे का प्रश्न अपना, इसमें से और कौन कौन से बच जाते हैं? एक प्रश्न अपना और बच जाता है आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव के अनुसार सबसे छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव के अनुसार सबसे छोटी नदी, तो आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव के अनुसार सबसे छोटी नदी जो आती है अपनी, वो कौन सी आती है? काकनी नदी आती है, जिसकी कुल लंबाई मैंने आपको बता दी 17 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव के अनुसार सबसे लंबी नदी तो अपनी पड़ी थी कांतली पड़ी थी। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव के अनुसार सबसे लंबी नदी तो हमने पड़ी थी काकनी पड़ी थी, कांतली पड़ी थी। और आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव के अनुसार सबसे छोटी नदी जो आती है वो आती है अपनी काकनी नदी आती है। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से याद रखने हैं और जो कमेंट बॉक्स में आपसे प्रश्न पूछे गए उनको आंसर आपको जल्दी से बताना है। अब 3 नंबर जो नदी आती है अपनी साबी नदी, यानी 17 अपना एक बार और रिपीट कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। काका सा मैं रूपराम के घर जा रही हूँ। काका सा, का से कांतली, काकनी और अपनी सा से हमने बनाई थी साबी। तो साबी के ऊपर चर्चा करते हैं अपनी कि साबी नदी कहाँ से निकलती है, क्या इसकी विशेषता बनती है, कहाँ पे अपना पानी लेके जाती है।
सबसे पहले देखो दोस्तों कि साबी नदी जो है, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। साबी नदी का उद्गम, कि साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो साबी नदी का उद्गम होता है अपना जयपुर से। कहाँ से होता है? साबी नदी का अपना उद्गम होता है जयपुर से। और जयपुर से कहाँ से होता है? सेवर गांव की पहाड़ियाँ, सेवर गांव की पहाड़ियों से। साबी नदी का जो उद्गम होता है जयपुर जिले के सेवर गांव की पहाड़ियों से होता है। देखो दोस्तों, सेवर के ऊपर आ जाओ, सेवर पे चर्चा करते हैं। सेवर पे हर बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सेवर अपना आ गया है, जयपुर में आ गया है। दूसरा सेवर आपको बताना है। प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख देता हूं, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। राजस्थान में सेवर भरतपुर, राजस्थान में सेवर भरतपुर प्रसिद्ध माना जाता है, क्यों प्रसिद्ध माना जाता है, क्यों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला सेवर मैंने आपको बता दिया, सेवर गांव की पहाड़ियां जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। यहीं से सेवर अपना एक भरतपुर में भी है। इसको आंसर आपको बताना है कि राजस्थान में सेवर भरतपुर जो है वो प्रसिद्ध क्यों माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए, बात आती है अपनी कि आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी जयपुर जिले की सेवर गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और देखो दोस्तों, यहां से जयपुर के ऊपर अपना चर्चा करें तो जयपुर अपनी क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है। यानी कि राजस्थान की राजधानी कौन सी बनती है? अपनी जयपुर बनती है। तो यहां से देखिए, प्रश्न अपना ये भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी कब थी? तो कब बनी थी? 30 मार्च 1949 के दिन। यानी कि 30 मार्च 1949 के दिन जयपुर राजस्थान की क्या बना था? राजधानी बना था। और जयपुर की सेवर गांव की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। अब देखो, जयपुर राजस्थान की राजधानी बना था, 30 मार्च 1949 के दिन बना था। और राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में बना था? तो चौथे चरण में बना था, चौथे चरण में। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। और बनाया कब गया था? 30 मार्च 1949 के दिन बनाया गया था। और 30 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 मार्च 1949 के दिन जयपुर को क्या बनाया गया था? अपनी राजधानी बनाया गया था। और जयपुर की सेवर गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो साबी नदी का उद्गम होता है। आप देखो, यहां से एक प्रश्न अपना और बच जाता है कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी तो बना दिया अपने चौथे चरण में, लेकिन कौन सी समिति के तहत बनाया गया था? यहां से समिति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान का एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर को राजधानी बनाया जाता है, लेकिन कौन सी समिति के तहत बनाया जाता है? तो पी सत्यनारायण राव समिति के तहत। ये समिति याद रखनी है आपको। पी सत्यनारायण राव समिति के तहत राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। और जयपुर के सेवर गांव की पहाड़ियों से अपनी कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो साबी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। अब आगे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अभी हमने कांतली के ऊपर चर्चा की थी, कांतली के किनारे मैंने आपको अलग अलग सभ्यताएं बताई थी, उसी तरीके से साबी के किनारे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है। तो साबी नदी के किनारे सभ्यता जो आती है अपनी, वो कौन सी सभ्यता आती है? जोधपुरा सभ्यता आती है। देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हमें एग्जाम में मात देने वाला प्रश्न है। प्रश्न हम पढ़ेंगे, एग्जाम में प्रश्न आ गया, प्रश्न हमसे पूछ लिया गया कि जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है, तो हम उसका आंसर नहीं पढ़ेंगे, बगैर पढ़े उसका आंसर देंगे। अरे ये देखो एग्जाम में कितना इजी प्रश्न आ गया। हम सोचेंगे एग्जामिनर था, उसने प्रश्न बनाया तो थोड़ा सा क्या कर दिया, उसने मिसप्रिंट कर दिया। और हम जोधपुरा देखेंगे तो जोधपुरा का जोधपुर से संबंध बना के
क्लिक कर देंगे तो प्रश्न अपने हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको सोच के प्रश्न का आंसर देना है। तो राजस्थान की जो जोधपुरा सभ्यता है उसका संबंध जो बनता है वो कौन से जिले से बनता है? अपना जयपुर जिले से बनता है। जयपुर जिले में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान की जोधपुरा जो सभ्यता है वो राजस्थान में क्यों फेमस मानी जाती है। यहाँ से जो खुदाई की गई थी तो खुदाई के दौरान क्या चीजें मिली थी? तो यहाँ से देखिए खुदाई के दौरान हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, और हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं आपने देखी भी होगी। हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं भी आपने देखी भी होगी। अब देखो आगे चलते हैं। अलवर जिले से होते हुए कहां प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में पटौदी के निकट नसफगढ़ झील में अपना पानी उड़ेलती है। यानी कि हरियाणा के पटौदी के निकट नसफगढ़ झील में अपना पानी उड़ेलती है। और अलवर की क्या मानी जाती है? ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको आंसर देना है साबी नदी। अब देखिए एक प्रश्न अपना यहां से और बनता है कि साबी नदी का उपनाम, यानी कि साबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साबी का दूसरा नाम जो बनता है वो बनता है अपना साहिबी नदी। कौन सा बनता है? साहिबी नदी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपना इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आज की जो अपनी क्लास है वो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।